आज हमारा टॉपिक है आयुर्वेदिक का और हमारे संग हैं डॉक्टर कोमल कासेकर जी। मतलब दिन में सोना, हाँ, ये स्ट्रिक्टली आयुर्वेद ने मना किया है। दिन में सोना बिल्कुल ही नहीं है। अगर आपको डिसीज नहीं चाहिए तो दिन में कौन सो सकता है? एकदम छोटा है वो, या फिर जो अतिवृद्ध है वो, मतलब वो वृद्ध है जो वृद्ध है। बहुत लोगों को ये नॉलेज है भी, लेकिन काफी सालों पहले आयुर्वेद में वास्तु भी इंक्लूड किया जाता था। तो हमें ये ध्यान देना है कि कोई भी तला हुआ चीज ये मौसम में नहीं खाना है। मीठा चीज जो बहुत आपका कफ बढ़ाएगा, जिनको थायराइड है, जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज है, उन्होंने ये टाइम पे वमन करना चाहिए। आजकल डायबिटीज बहुत हो रही है। तो उसके लिए आपने क्या करना, रात में आधा चम्मच मेथी के दाने। लोग चाय के साथ बिस्किट खाना शुरू कर देते हैं, डायबिटीज होगा, पित्त विकृत होगा, वात के डिसीज आएंगे। थायराइड के लिए तो अगर आपके पास घी है तो थोड़ा सा ऊपर से लगा लो और इसको थोड़ा सूरज की रोशनी दो। उसके साथ ही वो एक मेडिसिन होती है जो आपकी थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने में मदद करती है। पीसीओडी है, इनफर्टिलिटी है। हाँ, तो आप कुछ राय दीजिए, मतलब यंग जनरेशन को। जिनको भी पीसीओडी है या फिर जो अभी प्यूबर्टी एज में आ रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो, मेल को भी टेस्टोस्टेरोन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। स्पर्म काउंट बहुत लो हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी उसी के कारण कॉज हो रहा है। हाँ, ग्लोइंग स्किन के लिए ना सबसे 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 सुंदर चीज़ है वो है योगा। हाँ, इंटरनली बहुत अच्छे से ग्लो हो जाएगा। अब बोल रहे ये सनस्क्रीन लगाओ, वो सनस्क्रीन लगाओ, वो सनस्क्रीन लगाओ, आप केमिकल जितना थोपोगे ना उतनी आपकी स्किन खराब होगी। आजकल हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है और मतलब गंजापन, तो इसका क्या है इलाज? हेयर फॉल के लिए हमें क्या करना है, आंवले का पाउडर लेना। मेहंदी पता है आपको, जो कलर करती है। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं पीना चाहिए मैम, सही में नहीं पीना चाहिए। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा है पॉल्यूशन, तो जब पॉल्यूशन का टाइम होता है तो क्या कोई काढ़ा ऐसा होता है कि वो ले बना के पी ले? मतलब वात, पित्त और कफ, ठीक है ना, ये 3 नाड़ियाँ हैं। हाँ हाँ। तो इसको तो बहुत डीप स्टडी चाहिए, बट फिर भी आप आपकी नाड़ी देख सकते हो। तो अगर ये नाड़ी ज़्यादा धड़क रही है तो समझ जाना वात के डिसीज आएंगे। हाँ, ये नाड़ी है तो पित्त के, और ये नाड़ी है तो नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है आयुर्वेदिक का और हमारे संग हैं डॉक्टर कोमल कासेकर जी, जो कि एक बहुत फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, नागपुर से हैं और इनके लरिशा आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं। और अभी इनका बहुत बड़ा 14 एकड़ का आयुर्वेदिक सेंटर बन रहा है, जहाँ पर आप जाके आयुर्वेदिक रिट्रीट भी कर सकते हैं। तो कोमल कासेकर जी, आपका नमस्कार है। थैंक यू सो मच। आज आप हमको पूरे आयुर्वेदिक के बारे में पूरा समझाएंगे कि कैसे ये वर्क करता है। वैसे मेरा मानना ये है, ये जैसे बिंदी है, अगर आप बीच में लगाते हैं तो आप अपने आप को एक बंधा हुआ महसूस पाते हैं। आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते। और वैसे ही अगर ये बिंदी आप इधर लगाते हैं तो आपकी तीसरी आंख पे आपका दबाव पड़ता है और आपका एक दिमाग खुल जाता है और आपका सोच विचार बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसी प्रकार से आयुर्वेदिक भी है कि अगर आप सोच समझ के और अच्छी तरह से आप आयुर्वेदिक की दवा लेंगे तो ज़रूर से वो वर्क करेगा। तो कोमल कासेकर जी, आप प्लीज़ बताइए कि ये आयुर्वेदिक रूटीन डेली क्या है और कैसे हम फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। मैं आपकी दहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझको यहाँ पे बुलाया। वेलकम जी। आपके कारण मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ भी पाऊंगी और उनके पास ये आयुर्वेद का मैसेज पहुंचा भी पाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर माई ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। आयुर्वेद का जो पहला सिद्धांत है वो है कि आप दिनचर्या और ऋतुचर्या इसका पालन कीजिए। दिनचर्या मतलब क्या, आप दिन में कब उठते हो, कब सो रहे हो, कब खा रहे हो, क्या क्या खा रहे हो, किसके साथ खा रहे हो, ये आपका दिनचर्या हो गया। ऋतुचर्या मतलब जो ऋतु चल रहा है उसके हिसाब से आपने कौन से फूड इनटेक करने चाहिए, वो ऋतुचर्या हो जाएगी। या फिर जैसे अभी समर्स आ रहा है तो सनराइज बहुत जल्दी हो जाता है। अगर सनराइज जल्दी हो रहा है तो क्या होता है कि हमें उठना भी जल्दी है। थोड़ी ठंडी के मौसम में हम थोड़ा लेट तक सो सकते हैं, बट सनराइज के पहले उठना ये आयुर्वेद में बोला गया है ना। तो हम लोग पहले उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। जब समर्स है हम लोग अपोजिट कर रहे हैं,
समर्स आ गए, वेकेशंस आ गए, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां शुरू हो आराम गई से हैं, उठ रहे हैं। आराम से उठ रहे हैं। तो ये हमें सबसे पहले बंद करना है। इसको हम लोग बोलेंगे ऋतुचर्या। ऋतु के हिसाब से बॉडी को अगर सेट किया तो आपको कोई भी डिसीज नहीं कोई होगा। भी मतलब जैसे आप जो सीजन्स होते हैं, 4 सीजन्स होते हैं, उस हिसाब से बॉडी का वर्क हाँ, कर। अभी चल रहा है वसंत ऋतु। हाँ। ये ऋतु में सबसे खराब होती है आपकी इम्यूनिटी। क्यों होती है? ये कफ का प्रकोप करती है। बिल्कुल। कफ ये गुरुत्व मतलब भारीपन का सबूत होता है ना। जो भी कफज नाड़ी के वो भारी है। जैसे कफज नाड़ी विकृति में थायराइड आता है, हाँ। डायबिटीज आता है, तो ऐसे लोग बहुत गुरु होते हैं, मतलब थोड़े हेल्दी होते हैं, या फिर उनको आलस आता है कोई चीज का, है ना। तो हमें क्या करना है कि उनके नाड़ी पे काम करना है। तो अभी जिनकी भी कफ नाड़ी है उन्होंने ये समय में वमन करना चाहिए। वमन इज द बेस्ट पंचकर्म कफज व्यक्तियों के लिए, मतलब जिनको डायबिटीज है, जो भी कफज व्याधि जिनको भी है, उन्होंने अभी वमन करना चाहिए और बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए। वमन क्या क्रिया है? वमन इज अ एमेसिस, जिसको हम लोग मेडिसिन देके उल्टियां करवाते हैं पेशेंट को। अच्छा, तो मतलब इस पे हार्ट पे जोर नहीं आता उल्टी कराने से? नहीं नहीं, ये इंड्यूस्ड होता है। Induced। मतलब आप पानी पी रहे हो, उसको बाहर निकाल रहे हो। अच्छा। उसके पहले 7 दिन बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा। उसमें भी वमन योग्य और वमन अयोग्य पेशेंट्स भी आप ढूंढ सकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल। नहीं तो हम क्या सोचते हैं कि चलो वसंत ऋतु आ रहा है, हमें वमन करना है, मैं जाती हूँ वमन करके आती हूँ। इंस्टेंट भी वमन होता है, जिसको आयुर्वेद में सद्यो वमन बोला गया है। बट अभी जब वसंत ऋतु है तो बॉडी को प्रॉपर डिटॉक्स करके अगर करते हो तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट वैसे भी नहीं होता, और वमन का वैसे भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपके कफ नाड़ी को वो सेटल करता है। अच्छा। तो इमेसिस कैसे होता है? जैसे हमें इन्फेक्शन हो चुका है, अगर हमें इन्फेक्शन होता है और हम उल्टियां करते हैं, एक भी उल्टी कर लेना तो हम लोग बहुत गल जाते हैं, मतलब वीकनेस बहुत आ जाती है। बट इसमें ऐसा नहीं होता। ये इंड्यूस है। इंड्यूस तो पहले बॉडी को हम प्रिपेयर करते हैं 7 डेज के लिए। आपका पेट साफ करते हैं बस्ती के थ्रू, स्नेहन स्वेदन देते हैं, कफ को एक जगह जमा करते हैं, और सिंपली गुनगुने पानी पी के या फिर उनके नाड़ी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे क्या देना है, वो पी के हम लोग इमेसिस करवाते हैं। वैसे ये इंसान घर पे भी कर सकता है अपने आप से? पहले के जमाने में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना मुंह में हाथ डाल के वमन कराते थे। हाँ, है ना। बहुत जो ओल्ड एज है ना वो अभी भी करते हैं मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में कफ का प्रकोप होता है, जैसे दिनचर्या आपने जो बोला, तो मॉर्निंग में कफ का प्रकोप होता है, आफ्टरनून में पित्त का प्रकोप होता है, अच्छा, और रात में वात का प्रकोप होता है। अच्छा। तो जैसे अगर हमें कोई व्याधि अपने शरीर से पूरी तरीके से निकालनी हो तो हम मॉर्निंग में कफ है इसलिए वमन मॉर्निंग में करेंगे। हाँ, हाँ। सूर्य उगने के बाद पित्त हो जाता है, पित्त बढ़ जाता है। तो फिर जो विरेचन का टाइमिंग है वो 10 के बाद होगा। अच्छा। और फिर अगर बस्ती करानी है तो खाने के बाद, मतलब 3-4 बजे के बाद, या फिर आयुर्वेद में दिनचर्या में ये भी मैं आपको बोल दूं कि सुबह 9 से 12 बजे का टाइम खाने के लिए बोला गया है। हम लोग उस वक्त खाते नहीं है, हम लोग वी जस्ट हैव अ ब्रेकफास्ट, या जूस पी लिया, दूध पी लिया, चाय बिस्किट, ये तो बहुत कॉमन हो चुका है। तो हमें क्या करना है कि दिनचर्या में ये फॉलो करना है। अभी वसंत ऋतु आ गया तो सवेरे तो वमन, और दोपहर में पित्त के टाइम क्या करना है? विरेचन। विरेचन मतलब इसमें हम लोग लूज मोशन करवाते हैं, इंड्यूस लूज मोशन अगेन। अच्छा। तो इसमें आपको मेडिसिन खानी होती है, अच्छा, और आप लूज मोशन करते हो। अच्छा। लेकिन वो पित्तज नाड़ी के लिए। पर वो मतलब वो ये बहुत सही है चीज, अगर कोई भी ले ले, मतलब कुछ भी ले ले और कर ले ऐसे। मैं आपको बताती हूँ। ये सुबह वमन कर लिया, दोपहर में विरेचन कर लिया, रात में वात शांत कर लिया, तो बस्ती कर ली, ऐसा नहीं होता। ये एक प्रोसेस है। 7 दिन हम बॉडी को प्रिपेयर करेंगे, स्नेहन स्वेदन जिसको बोलते हैं वो क्रिया। 7 दिन बस्ती देंगे, 8वें दिन वमन करेंगे। अच्छा। अगर पित्तज नाड़ी विकृति है तो इसमें क्या करेंगे, फिर से 7 दिन स्नेहन स्वेदन बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। उसके साथ हम लोग कुछ घी भी खिलाते हैं पेशेंट्स को, कि एक मात्रा डिसाइड होती है, उस मात्रा में घी खिलाया जाता है, तब बॉडी इंटरनली प्रिपेयर होती है फॉर द वमन और विरेचना। ठीक है, ओके। तो फिर उसके 8वें दिन विरेचन करेंगे। वो इवनिंग में वो क्या होता है विरेचन? इवनिंग में नहीं हो, दोपहर में हो जाएगा, है ना। इवनिंग में होगा बस्ती। दैट इज फॉर मतलब ये मतलब गैस ज्यादा हो जाती है, गैस ज्यादा हो जाते हैं उनको। तो फिर इवनिंग में हम लोग बस्ती करेंगे। अच्छा। बस्ती का टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग का भी ले सकते हैं, क्योंकि वात शीत होता है, कफ भी शीत होता है, तो बस्ती हम मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और इवनिंग में भी कर सकते हैं। इवनिंग में भी तो जो भी नॉर्मली एनिमा होता है, या मॉर्निंग में लो या इवनिंग में आप कभी भी ले सकते हो। और ये अपने आप कर सकते हैं नहीं?
नहीं, आप अपने आप कर सकते हो, लेकिन पर कंसल्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर बेटर। अगर आपको आयुर्वेदिक एनिमा लेना है तो आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। सी अगेन, दिस इज अ मैटर ऑफ गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। आयुर्वेद में 5000 साल पहले ही बोल दिया गया है कि व्हाट इज गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, है ना। अभी तो ये अभी रिसर्च हुई है, अथर्ववेद में तो पूरा ही है सब इसका पूरा दिया गया है ना। तो इसमें क्या है, गुड बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ मेडिसिन ऐसे हैं आपके नाड़ी के हिसाब से वो बस्ती बनती है, वो हम लोग एनस के थ्रू अंदर डालते हैं। हाँ। फिर उससे जो बॉडी को चाहिए वो बॉडी ले लेती है, जो नहीं चाहिए उसको फेंक देती है। बॉडी की टेंडेंसी है वो जो चाहिए नहीं उसको फेंकने की कोशिश करती है, बट हम लोग उसको करने नहीं देते। बहुत बार मलमूत्र का वेग धारण कर लेते हैं। बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं उससे। बिल्कुल। पर अबस्ती ऐसी चीज है, जैसे वेग आया तो ही जाना है, अदरवाइज यू हैव टू होल्ड इट। 5 मिनट के लिए हो सकता है, 24 घंटे के लिए हो सकता है, किसी को नहीं पता कितना टाइम लगेगा, बिकॉज कितनी इम्प्यूरिटी बॉडी में है कोई डॉक्टर नहीं बता सकता है ना। तो और नॉर्मली ये भी देखा गया है, जैसे स्प्रिंग टाइम या 2 सीजन चेंज होते हैं, तब भी है ना बहुत ज्यादा लोगों को जैसे एलर्जीज होना, कफ होना, ये क्यों होता है? और मतलब फीवर भी बहुत जल्दी आता है। जैसे नॉर्मली ये मार्च का महीना और अक्टूबर का महीना, सितंबर अक्टूबर का महीना, तो ये नॉर्मली लोग तो किसी को कफ है, फीवर है, तो ये क्यों होता है चेंज ऑफ सीजन पे? एग्जैक्टली इतना माइन्यूट स्टडी है ना आयुर्वेद में। इतने साल पहले बोला गया था ऋतु संधि, 2 ऋतुओं के बीच का पार्ट। मतलब कोई भी ऋतु से आप ये एक दूसरे ऋतु में जा रहे हो तो ये ऋतु के 15 दिन और ये ऋतु के 15 दिन, ये दोनों को मिला के 1 महीने का जो स्पैन होता है, दैट इज अ ऋतु संधि। और उस वक्त अगर आप आपके इम्यूनिटी का ध्यान देते हो तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अभी क्या हो रहा है ना कि हम लोग बीमार पड़ने का वेट कर रहे हैं। मैं अगर आपकी नाड़ी देख के बोल दूं कि मैम आपकी कफ विकृति है, आपको डायबिटीज होने के चांसेस है, पित्त बढ़ चुका है, वार डैमेज हो रहा है, आप क्या बोलोगे? नहीं मेरा हृदय अच्छा है, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले मेरे को होने दो, फिर मैं देखूंगी। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेंज हो गया है लोगों का कि पहले कुछ होने तो दो। जब मैं बता रही हूँ कि चांसेस है होने के, उसी टाइम पे हमने उसको रोक देना है। तो नॉर्मली ये मार्च का महीना और अक्टूबर या सितंबर का महीना, तो क्या करना चाहिए उस समय? अभी जो ये मार्च का महीना है, अभी तो कफ विकृति का सीजन है, तो अभी सबको कफ आता है, सुबह उठते बराबर बहुत सारा कफ बाहर निकलता है। बॉडी नेचुरली फेंकती है, हम फेंकने नहीं दे रहे बेसिकली, क्योंकि हम सुबह ही नहीं उठ रहे। जो सुबह उठेगा उसका कफ अपने आप बाहर निकलेगा। नेचुरली सब चीजें होती है, बट हमें करनी चाहिए। तो सुबह उठ रहे आपका कफ आपको फेंकना है बाहर। उससे अच्छा और एक अगर नहीं जम रहा है तो आप ज्येष्ठमध होता है, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आप आधा चम्मच उसको शहद में मिश्रित करके खा लीजिए। क्या नाम है? ज्येष्ठमध। हाँ, उसको हम लोग मंजिष्ठा भी बोलते हैं। मंजिष्ठा, हाँ। तो उसको आप उसका चूर्ण बना लीजिए और आधा चम्मच चूर्ण शहद के साथ ले लीजिए। आपका कफ शांत होने में आपको मदद मिलेगी। नेचुरली आपको कफ कर सकते हो, मतलब उल्टी कर सकते हो तो प्लीज उल्टी कीजिएगा, कफ को बाहर निकालने की कोशिश कीजिएगा। बट वो क्या होता है, गले में उंगलियां डाल के करते हैं तो उससे सब इरिटेशंस होते हैं, सोर थ्रोट होते हैं, आपके हाथ स्वच्छ नहीं रहते। आजकल नेल्स सबके पास है और वो और आपको डैमेज करता है। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि ये क्रिया मत कीजिए। पहले के जमाने में जब बोला गया था कि अंदर कुछ डालो, तो वो जनरली ना पत्तियों का यूज किया करते थे। जो भी मेडिसिनल हर्ब्स है उसको धोते थे और फिर उससे हम लोग गराले करते थे या फिर अंदर डालते थे। आजकल लोगों ने उंगलियों का यूज करना शुरू कर दिया, इसलिए इन्फेक्शन बढ़ चुके हैं, है ना। तो क्या हुआ कि जैसा है वैसा आयुर्वेद एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, बिल्कुल। इसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ गए। लेकिन अगर जैसा है वैसे अगर हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अभी समझ है, अभी हमने बिल्कुल ही अभी ये जो ऋतु संधि का टाइम है, वसंत ऋतु का, ठंडा खाना ही नहीं है। अभी जैसे गर्मी होगी लोगों ने फ्रिज का पानी चालू कर दिया और गले भी पकड़ने लग गए। यू आर इनवाइटिंग डिसीजेस एट योर होम, क्यों नहीं आएंगे ना? आप तो इनविटेशन दे रहे हो, आपने मुझको इनविटेशन दिया तो मैं आ गई, आप डिसीज को इनविटेशन दे रहे हो, वो आ जाएंगे। तो हमें ये ध्यान देना है कि कोई भी तला हुआ चीज ये मौसम में नहीं खाना है। अच्छा, गर्मी में तला हुआ नहीं, ये मौसम में, वसंत ऋतु में, मतलब नियरिंग समर्स है ना। तला हुआ चीज, तेल का पदार्थ आपको नहीं खाना है। कोई भी मीठा चीज जो बहुत आपका कफ बढ़ाएगा, ऑलरेडी कफ निकल रहा है बॉडी से, पिघलाता है सूरज की वो बढ़ रही है, रोशनी बढ़ रही है या पावर बढ़ रही है, तो आपका कफ वो पिघला रहा है क्योंकि उष्णता बढ़ रही है। तो आपको और कफ नहीं बढ़ाना है बॉडी में, जो बढ़ रहा है उसको निकाल दो। या फिर
साइंटिफिकली वमन कर लो, किसी डॉक्टर्स के पास जाके। घर में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ, एक दिन थोड़ा वीकनेस रहता है, लेकिन अगर आपने डाइट उसके बाद अच्छा फॉलो किया तो कुछ भी नहीं होता। हल्का सा वीकनेस रहेगा, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी खासी वोमिटिंग कराते हैं, उतना पिलाते भी है, फिर वो निकालते हैं। मतलब कल का नहीं निकालते, आज अभी पिलाया हुआ निकालते हैं, इसलिए उससे ना वीकनेस नहीं आता। लेकिन आया भी तो अगर हम लोग हाइड्रेशन प्रॉपर रखें तो कुछ नहीं होता है। इट इज एब्सोल्युटली सेफ। और जो भी कफ प्रवृत्ति के लोग हैं, मतलब जिनको थायराइड है, जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज है, उन्होंने ये टाइम पे वमन करना चाहिए। समर्स के ड्यूरिंग समर्स के पहले, समर से पहले। अभी समर शुरू हो जाएगा। बहुत लोगों का क्वेरीज होता है कि मैं अभी पंचकर्मा कर सकती हूँ क्या, समर शुरू हो गए। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि समर में पंचकर्मा नहीं करने हैं या फिर विंटर्स में ही करने हैं। जब आपकी बॉडी तकलीफ दे रही है तब आपको डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स जब आपको डिसीजेस आ गए हैं, आतुर बन गए हो, मतलब आप रोगी बन गए हो, तो आपको पंचकर्मा करना है, आपको ट्रीटमेंट लेना। मतलब डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी का, बहुत ज्यादा। हम क्या नहीं खा रहे। हाँ, सब तो उल्टा सीधा खा रहे हैं, सब उल्टा सीधा। अगर मैंने यहाँ पे चाय लाई, आपको बोला चाय पियो, आप बोले नहीं मैं नहीं पीती हूँ, ले लो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हाँ, यही बोला जाता है। तो आप क्या बोलेगे, यार मैम को बुरा लगेगा, इससे चाय खा लो, पी लो, जो भी है। तो फिर उससे क्या होगा, आपकी एक तो इच्छा नहीं है वो खाने की, और मेरे जबरदस्ती के कारण आप ले रहे हो, तो उसका साइड इफेक्ट ही आपको होगा। तो इसको ये समझ के खाना है। अगर आप पानी भी दे रहे हो तो मैं अमृत पी रही हूँ, ये समझ के मुझको पीना है। अच्छा, नॉर्मली अब ये देखा गया है कि जैसे समर्स जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा एक वो स्प्रिंग की तरफ आते हैं, तो वो विंटर्स की तरफ जाने का होता है। हाँ, उस समय भी बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत फीवर होते हैं, बहुत फीवर होते हैं। एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ने का ये समय होता है, वो वाला। तो आयुर्वेद ना हर ऋतु संधि के टाइम पे ना कुछ कुछ बताया गया है। हाँ। ये ऋतु से आप वो ऋतु में जा रहे हो तो आपको क्या करना है, ये ऋतु संधि में क्या करना है। तो हमें नाड़ी के हिसाब से ना उनका मेडिसिनल ट्रीटमेंट फिक्स करना होता है। अच्छा। स्वस्थ रहने के लिए अलग मेडिकेशन है, और अगर आप बीमार हो उसके लिए अलग मेडिकेशन है। वो आपको समझना चाहिए कि आपने क्या करना है। तो वैसे मैं ये समझी हूँ कि आयुर्वेदिक में ये है कि आप पहले स्वस्थ रह लीजिए, ताकि अगर वो बीमारी आ रही है तो वो रुक जाए। और अगर वो बीमारी आ जाती है तब आपको बहुत लंबा समय का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। वैसे समय उतना ही लगेगा, 7 days, 14 days या 21 days। ओनली द थिंग इज, अभी आपका 1 घंटे में ट्रीटमेंट हो जाएगी। अगर आप बीमारी के साथ आते हो तो 2.5 से 3 घंटा भी लग सकता है पर डे। बिल्कुल। तो इसीलिए हमें जब शॉर्टकट है तब निपटा लो तो बेटर है। मैम कभी भी अगर देखा जाए तो घर गिरने के बाद हम उसको उठाते हैं क्या? अगर क्योंकि क्रैक आ गई या पानी लीक हो रहा हो तो तुरंत कर देते हैं ना, कर देते हैं। वी डोंट वेट कि वो गिर जाएगा। वैसे ही बॉडी को करना चाहिए। बॉडी बताती है यू आर टायर्ड। आप एक बार सो के तो देखो, रेस्ट लेके तो देखो। आप उस टाइम पे रेस्ट लेते हो जिस टाइम पे जरूरत नहीं है। जैसे अभी दीवा स्वाप, मतलब दिन में सोना, ये स्ट्रिक्टली आयुर्वेद ने मना किया है। दिन में सोना बिल्कुल ही नहीं है, अगर आपको डिसीज नहीं चाहिए तो। अच्छा। फीमेल्स क्या करती है, जनरली मोस्टली फीमेल ही करती है सब। खाना पका लिया, बच्चों को स्कूल में भेज दिया, घर का पूरा काम कर लिया, खा लिया और सो गए। अगेन यू आर इन्वाइटिंग डिसीजेस। जीवा स्वाप अलाउ नहीं है। दिन में कौन सो सकता है? अति रुद्ध या अति बाल्य, मतलब जो एकदम छोटा है वो, या फिर जो अति रुद्ध है वो, मतलब वो वृद्ध है, है ना, मतलब जो जेनेटिक केयर में आता है। जिनको अभी कुछ काम नहीं है और रिटायर्ड हो चुके हैं, बॉडी भी बहुत सपोर्ट नहीं करी, दे कैन स्लीप। और बच्चे सो सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं, और जितना सोएंगे उतना उनका हेल्थ बढ़ेगा, अच्छा होगा, मतलब है ना। हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, इम्यूनिटी बढ़ेगा। तो सोने की जरूरत होती है। ओल्ड एज में भी वो लोग बच्चे हो जाते हैं। आपने ये सुना होगा, जैसे ही वो बूढ़े होते जा रहे हैं वो तो बच्चे होते जा रहे हैं, मतलब उनकी फिर से सोने का, दोपहर में सोने का टाइम आ गया है। बिल्कुल। तो नहीं, पर ये नॉर्मली ये देखा गया कि दोपहर में, मतलब सब लोग कहते हैं कि नहीं, एक पावर नैप तो ले लो, तो वो ठीक नहीं है, मतलब पावर नैप, क्योंकि आपने रात में तो ली नहीं है, तो रात में तो 10, 11, 12 बजे तक काम करते रहे। तो ये अगेन ये दिनचर्या में आ गया मैम। दिनचर्या बोलती नहीं है कि आप रात में 11, 12 बजे तक काम करो, है ना। मुझको मतलब 10 के बाद तो कोई पेशेंट के फोन ही नहीं आते, उनको पता मैम सो गए होंगे। क्यों? क्योंकि इट इज कंपल्सरी कि हमने 10 बजे सो जाना है। तो मतलब ये तो आपको दृढ़ होना पड़ेगा कि मेरे को 10 बजे सोना है, मेरे को आगे काम नहीं करना है, नहीं तो आप कर सकते हो ना मैम काम। 4 बजे से उठ के काम नहीं कर सकते? वो सवेरे ही तो उठना। बॉडी को हर चीज के लिए टाइम लगता है। हर चीज को अडेप्ट करने के लिए टाइम लगता है। एक गंदी से गंदी आदत अगर हम लोग बोले
तो अगर कोई ड्रिंक करना शुरू करता है तो पहले ड्रिंक में उसको पसंद आता है क्या? नहीं आता ना, वो हिचकिचाता है या जो भी उसको टेस्ट आती होगी जो भी है वो नहीं पीता, फिर वो फिर से पीता है क्योंकि कुछ तो भी अच्छा लगता है। बस सेम चीज ना हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि 4 बजे उठना शायद अच्छा नहीं लगेगा, उठते बराबर मेडिटेशन को बैठना और अच्छा नहीं लगेगा, एक्सरसाइज और अच्छी नहीं लगेगी, बट अगर आपने ये 21 दिन कर लिया ना, 21 दिन में हैबिट बन जाती बस आपके माइंड को वही अच्छा लगेगा। कोई भी बोलेगा ना सो जाओ, आप नहीं सोओगे। आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे, आप भगवान का नाम लोगे, आप खुद के साथ टाइम बिताओगे, क्योंकि वो आदत लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है मैम, हम किस चीज की आदत लगा रहे हैं। बिल्कुल, हमें यही पता नहीं कि हमने आदत कौन सी लगानी है। कोमल जी, नॉर्मली ये होता है कि ना लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी किस दोष से है, कि कफ है, पित्त है, कि वात है। तो नॉर्मली तो ये होता है कि मतलब वो कुछ नहीं करते, अगर डॉक्टर के पास जाना होता है तो वो तो खैर बता ही देता है कि आपके कौन से दोष हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर तो। पर अगर थोड़ा सा अगर आप ये बता दें लाइव कि भाई घर में अगर आप कर सकते हैं, आप अपना पता कर सकते हैं, तो नॉर्मली होता है ना कि वो नाड़ी जो टिप टिप करती है तो आपको पता चल जाता है वो उंगली पे क्या है। बिल्कुल। तो आयुर्वेद में ना ये 3 जगह बताई गई है, वात, पित्त और कफ। ठीक है ना, ये 3 नाड़ियां है। हाँ। तो इसको तो बहुत डीप स्टडी चाहिए, बट फिर भी आप आपकी नाड़ी देख सकते हो। तो अगर ये नाड़ी ज्यादा धड़क रही है तो समझ जाना वात के डिसीज आएंगे। ये नाड़ी है तो पित्त के, और ये नाड़ी है तो कफ के, है ना। कभी कभी किसी का वात पूरा शांत हो जाता है, कभी कभी किसी का पित्त तीव्र गति से दौड़ता है। तो इसके बहुत सारे टाइप्स है, तो उसका कॉम्बिनेशन मतलब डिसीज होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज भी हो सकता है। तो वात, पित्त, कफ, इससे तो आप ये समझ सकते हो कि आप कौन सी नाड़ी के हो। आप देख लेना कि कौन सी नाड़ी ज्यादा मतलब ये अगर धड़क रही है, ये नाड़ी अगर उंगली पे धड़क रही है तो आप वातज नाड़ी के हो जाओगे। वात और पित्त एक साथ धड़क रहा है तो वात पित्त के हो जाओगे। कफ पित्त के अगर होना है तो ये दोनों भी एक साथ है। तो आप बताइए कि मेरी कौन सी धड़क रही है। आपकी तो क्लासिकल पित्तज नाड़ी है। इट इज वेरी एग्रेसिव नाड़ी, मतलब बहुत एक्टिव रहती है नाड़ी, बट उतना ही चिड़चिड़ापन भी बहुत रहता है इन नाड़ी में। आपसे बिल्कुल लगता नहीं, आप बिल्कुल शांत हो। लेकिन अगर ऐसे भी लोग रहते हैं, अगर जिनकी भी नाड़ी ना वात पित्तज है और पित्त अगर तीव्र गति में है, तो इसका कहना ये भी होता है कि आप शायद, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट, बट 99.99% ये होता है कि दिल में बहुत है, बोल नहीं पा रहे हैं। अगर आप दिल में हो, बोलते नहीं हो, तो सबसे ज्यादा प्रेशर आपके हार्ट पे आएगा, आपके पित्त और वात दोनों नाड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी और आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। तो ये ध्यान में रखना है आपको, पित्त और वात एक साथ अगर धड़क रही है तो आपको आपके मन के ऊपर कंट्रोल लाना, या फिर मन में कोई बात जो छुपी है वो उसको जिसको भी बोलनी है तो प्लीज बोल डालो, और मन आपका खाली। मैं आगे से मैं बोल डालूंगी। अब बोल दीजिए, नहीं तो आपके हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। सो दिस इज नाड़ी। हम अपनी नाड़ी ऐसे और अगर कर सकते हैं। अगर पित्त और कफ अगर किसी का संग हो, तो पित्त कफ अगर संग हो तो वो इंसान को बहुत काम करना होता है। दुनिया का आप बोलोगे तो कैलाश पर्वत भी चढ़ना होता है, बट वो तो शायद अपने घर के 10 स्टेयर्स भी चढ़ नहीं पाएगा। अच्छा। क्योंकि पित्त में एग्रेसिव होता है, उसको करना है मतलब करना है, लेकिन उसके साथ कफ विकृति अगर आ जाती है तो उसको कुछ भी काम नहीं करने देगा। 10 कामों में से वो बड़े मुश्किल से 4 काम खत्म कर पाएगा। ऐसे लोगों को हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, उसके साथ ही आलस भरा पड़ा रहता है, डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, इन लोगों का हड्डियों का घिसना शुरू हो जाता है। तो जिनकी भी कफ पित्तज या पित्त कफज नाड़ी है, उन्होंने ध्यान देना है कि कोई भी एसिडिक पदार्थ उन्होंने नहीं खाने हैं, क्योंकि जितने एसिड पदार्थ खाएंगे उतना पित्त बढ़ेगा। अगर पित्त बढ़ा तो वो कफ को विकृत करेगा। तो यही ध्यान देना है, एसिडिक पदार्थों का सेवन बंद कर देना है। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मत पीजिए, बहुत खराब है। उसके साथ ही बहुत गैप 2 खाने में आपको नहीं रखनी है ना। और पित्त नाड़ी वालों ने ध्यान रख देना है, 9 से 12 ये खाने का टाइम है। इट इज अ टाइम फॉर योर लंच, मॉर्निंग 9 to 12। पित्त वालों का सबका ही है, बट पित्त वालों ने ये फोकसफुली इसको फॉलो करना है। तो आपकी पित्त नाड़ी वैसे धीरे धीरे सेटल होने लगेगी। 2 खाने के बीच में बहुत लंबा गैप नहीं चाहिए, क्योंकि पित्त वालों को बहुत भूख लगती है। इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप वो भूख कंट्रोल कर नहीं पा रहे हो तो हैव समथिंग, स्मॉल राइट्स यू हैव इट।
तो देखिए, आप वैसे देखिए कि आपने ना ये लाइव जो बताया, इन्होंने बताया है, आप भी अपनी नाड़ी पे ट्राई कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा दोष है, और उस प्रकार से आप अपना भोजन या आपकी दिनचर्या आप फॉलो कर सकते हैं। पर अगर आप रियली में अगर अपना इलाज चाहते हैं तो आप प्लीज़ आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ही जाइए, क्योंकि हर एक के बस का नहीं है ये नाड़ी का आपको पता करना। बिल्कुल। नॉर्मली ये त्रिदोष होते हैं। हाँ। ये तो कफ, वात और पित्त। Yes. और इसमें 5 एलिमेंट्स का क्या रोल होता है? जैसे फायर, स्पेस, एयर, अर्थ भी होता है। हाँ, इसमें क्या होता है, 5 एलिमेंट्स आयुर्वेद में क्या बोला है, शरीर, मन, इंद्रिय और आत्मा, इससे शरीर बनता है ना। एक चीज इसमें से कोई भी मिसिंग हो तो अपना शरीर नहीं बन सकता, और शरीर को बनने के लिए 5 तत्वों की जरूरत होती है ना। और वात, पित्त, कफ को भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे अगर हम लोग कफज नाड़ी के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या है, आपका वाटर एलिमेंट भी आ गया, अर्थ एलिमेंट में आ गया, है ना। वात के बारे में बात करेंगे तो आकाश एलिमेंट भी आ गया, वायु एलिमेंट में आ गया। अग्नि इज एब्सोल्युटली पित्तज एलिमेंट, है ना। तो ऐसे अपनी बॉडी को भी कैटेगराइज किया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें डिसीजेस होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी मैम, शायद बहुत लोगों को ये नॉलेज है भी, लेकिन काफी सालों पहले आयुर्वेद में वास्तु भी इंक्लूड किया जाता था। हाँ, वास्तु। हाँ, अभी भी अष्टांग हृदय हमारी जो संहिता है उसमें लिखा हुआ है कि मॉर्निंग में उठने के बाद अगर आप मल विसर्जन करते हो तो वो कौन सी दिशा में होना चाहिए। अच्छा। हाँ। आप सो रहे हो तो वो कौन सी दिशा से उठना चाहिए। हाँ। तो अभी भी वो छोटी छोटी चीजें हैं, एक काफी सिलेबस उसमें से निकाल दिया गया है। आई थिंक 1985 से निकाल दिया गया है, मोर ओवर जितना मुझको नॉलेज है। बट ये वास्तु प्लस आयुर्वेद ऐसा था। तो वास्तु का पंच तत्व से कनेक्शन है, पंच तत्वों का नाड़ी से कनेक्शन है, इसीलिए भी आयुर्वेद का वास्तु से कनेक्शन था। बिल्कुल। तो मतलब किस दिशा में सो के उठ रहे हैं वो भी आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा। अगर आयुर्वेद और वास्तु दोनों एक साथ मिल जाए ना तो शायद वो घर पे बीमारी ही ना आए, क्योंकि दिशा वो करती है कि एनर्जी कितनी है ना। हमें बॉडी को एनर्जी चाहिए। अभी आपने देखा होगा साउंड थेरेपीज आ गए हैं, कॉस्मिक एनर्जीज आ गए हैं। हम सोचते हैं अभी कैसे आ गए, आने वाले मतलब गए हुए 10 साल में आ गई ना बहुत सारी एनर्जीज। एक्चुअली द सिद्धांत इज आयुर्वेदा। मैं आपको एक बोलना चाहूंगी, जैसे आकाश, वायु, ये जो है 5 तत्व, उसके साथ ही मंत्र चिकित्सा बोली गई है आयुर्वेद में। मंत्र चिकित्सा इज अ साउंड थेरेपी। साइलेंट हॉल में या साइलेंट जगह पे बैठ के, कुटिया रहती थी उस टाइम पे, तो कुटियों में बैठ के हम लोग मंत्र उच्चारण करते थे, वेद। और उसके साथ जो भी लोग बैठे, जैसे कफज नाड़ी वाले एक कुटी में, पित्तज नाड़ी वाले एक कुटी में, हर एक का मंत्र उच्चार अलग था। अच्छा, मतलब अगर आप कफ वाले हैं तो मंत्र अलग है, पित्त का मंत्र अलग है, वात का अलग है। आपको क्या है, जैसे ओम, दिस इज ओमकार, आपका पूरा वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, तो ये हर एक जन को चलता है। लेकिन अगर आप खाना खाने के पहले बोला जाता गायत्री मंत्र बोलो, तो गायत्री मंत्र से आपकी अग्नि प्रदीप्त होती है। अच्छा। और वो इनर से, मतलब जो गट हेल्थ अच्छी होनी है ना, तो खाना खाने के पहले आपने गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अच्छा। मन ही मन में नहीं बोलते मंत्र। यू शुड बी प्रोनाउंस इट प्रॉपरली कि भाई साउंड निकले। उसका जो माइन्यूट साउंड है ना, वो आप ही को छूता है और आप रिकवर होते हो। तो नॉर्मली जैसे आप खाना खाने बैठे हैं तो गायत्री मंत्र करेंगे तो आपका पाचन क्रिया बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा होगा। उसके साथ ही अगर हम लोग वायु और आकाश की बात करते हैं और आपका वात विकृत है तो हम लोग यज्ञ चिकित्सा देते थे। वात मीन्स लाइक हवा और आकाश। तो आपका अगर खराब हो चुका है तो यज्ञ चिकित्सा में आपको बैठना है। वात शांत होता है, मतलब शीत होता है। और यज्ञ चिकित्सा ये अग्नि वाली होती है। तो वात मतलब वायु, हम लोग कभी भी देखना, यज्ञ ये कभी रूम बंद में नहीं किया जाता, खुले में किए जाते हैं। तो यज्ञ चिकित्सा जो है वो खुले में की जाती थी, अभी भी खुले में होती है, लेकिन उसके साथ जो डिसीज है उसके उच्चारण किए जाते हैं। अच्छा। आप उसमें घी डाल रहे हो, मतलब जल तत्व डाल रहे हो। आकाश तो है ही आपके साथ, अग्नि तो आप प्रज्वलित कर रहे हो, वायु भी है और अर्थ है, मतलब वो भूमि पे होना जरूरी है। भूमि पे होना जरूरी है। तो उससे क्या होते थे कि आपके जो इनर वात, पित्त, कफ, इन द सेंस ऑफ 5 तत्व, वो बैलेंस होते थे। तो नॉर्मली अब अगर घर में यज्ञ करते हैं तो इट्स ओके कि घर में तो अब ऊपर हाई राइज तो हो जाता है, ठीक है।
नहीं, अब तो ऑप्शन है ये हमारे पास, है ना। मैं भी फ्लैट में रहती हूँ, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, मैं भी यज्ञ उसी में करती हूँ। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि हमारी सोसाइटी में भी एक कॉमन यज्ञ होता है, जैसे रामनवमी का है, तो वो नीचे बैठ के ही फैमिली से करवाते हैं। कितने भी आप 20th फ्लोर पे भी रहते होंगे ना, तो भी आप नीचे आ जाओ, यज्ञ कुंड नीचे बनाया है, जिसको जो जो यज्ञ करना है। जैसे हमारे हम अयोध्या में जैसे राम का प्रस्थापन हुआ, उस दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारी सोसाइटी में था, वन ऑफ द टॉपेस्ट सोसाइटी इन द नागपुर, और पूरे लोगों ने 400 लोगों ने एक साथ यज्ञ किया था। तो उतनी जगह है हमारे पास और प्रॉपरली नीचे में बैठ के पलकट मान के, अब मुझको नहीं पता उसको क्या बोलेंगे, बट पलकट मान के, जिसको हम लोग सुखासन बोलते हैं, बैठ के ही यज्ञ किया था। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। एनर्जी, आपकी एनर्जी, खुद की एनर्जी, आपकी रहने की जगह की एनर्जी, और उसके साथ आपकी फैमिली की एनर्जी, हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप जब वो अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं और क्या क्या चीजें डाल रहे हैं, तो आप रहे हो ना, हाँ स्वाहा, आप आपके स्वाहा, आपके विचार भी कर सकते हो, हाँ, आपकी बैड हेल्थ भी स्वाहा कर सकते हो, और उससे आपको एनर्जी मिल रही है, और आपके वो जो अंदर वो बैलेंस भी कर सकते हो। नॉर्मली वो कफ पित्त सब यही बैलेंस हो जाएगा। हाँ, वैसे नहीं हो सकता, बट यज्ञ चिकित्सा से भी होता है। तो घर पे ही, घर में लोग करते क्यों थे? यज्ञ का कारण भी वही था। अब आपके देव को, आपके कोई भी भगवान को आप आह्वान देके बुला सकते हो, है ना। ऐसे कोई भगवान आके बोलेगा नहीं क्या हुआ बेटा मैं ये कर दूं, बट दिस इज इनडायरेक्ट वे कि आप 5 तत्वों के साथ आपके 3 नाड़ी को जोड़ के यज्ञ चिकित्सा करके, मंत्र उच्चारण करके यूनिवर्स की एनर्जी अपने आप ले रहे हो। अब इसको सब स्प्लिट कर दिया है, साउंड थेरेपी अलग हो गई है। साउंड थेरेपी इज आवर साउंड। अगर आप सिर्फ खुद का आवाज सुनो ना, तो आपके सेल बहुत अच्छा करता है। हाँ, बिल्कुल। तो दिस इज नाउ, तो नॉर्मली अब ना व्यूअर्स चाहेंगे कि थोड़े थोड़े बताइए कि आप, जैसे आजकल डायबिटीज बहुत हो रही है, हाँ, तो डायबिटीज किस वजह से होती है और क्या कर सकते हैं वो लोग? डायबिटीज तो एक तो हेरिडिटी हो सकती है, आपके जीन्स में डायबिटीज है तो आपके बच्चों को आना ही आना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मम्मी पापा को नहीं, लेकिन बच्चों को आ गई, दैट मीन्स दिस इज अ मैटर ऑफ इम्यूनिटी। तो हमने सबसे पहले इम्यूनिटी पे काम करना है। लीवर और पैनक्रियाज क्यों डैमेज हो रहे हैं उसके ऊपर पहले ध्यान देना है। कारण ढूंढो, आयुर्वेद हमेशा बोलता है कारण मीमांसा, है ना। तो हमें कारण ढूंढना है, उसकी मीमांसा करनी है, फिर चिकित्सा के ऊपर जाना है। हम पहले चिकित्सा के ऊपर, आपने भी मुझको सवाल पूछा कि डायबिटीज के लिए क्या करें। तो क्या होता है, पहले रूट क्या है, रूट कॉज। इसीलिए ना रूट कॉज से अगर हम लोग कोई भी डिसीज के लिए जाते हैं, हेयर फॉल हो रहा है, नॉर्मल चीज है, सबको होता है, 10-15 गिरते हैं, 50 गिरते हैं, 100 तक बोलते हैं कि नॉर्मल है, बट वो गिर रहे हैं ना, शुरुआत वही से हो रही है। स्टार्ट एनालाइजिंग क्या हो रहा है। विटामिन सी डिफिशियंसी, तो गोली क्यों खाना है, आप आंवला भी खा सकते हो, है ना, खाने को भी अच्छा लगता है और पचता भी अच्छे से है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो ये फोकस करना है हमें कि अगर डायबिटीज हो रहा है तो उसका कारण क्या है। लीवर को हम कोई एंगल से डैमेज कर रहे हैं या पैनक्रियाज को डैमेज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि लीवर और पैनक्रियाज को हल्का सा एक्टिव करना पड़ेगा, अगर जस्ट यू आर इन प्री डायबिटिक फेज। ओके, तो उसके लिए आपने क्या करना, रात में आधा चम्मच मेथी के दाने भिगो देना है 1 कप पानी में। मॉर्निंग में उठते बराबर वो पानी आप पी लीजिए खाली पेट। ओके, अच्छे से आपके लीवर को और आपके पैनक्रियाज को एक्टिव करने में मदद करेगा, है ना। लोग बोल देते हैं लोग बोलते हैं करेला बहुत अच्छा है, बट कितना, 1-1 ग्लास जूस पी जाते हैं। आपके नाड़ी के और आपके वेट के हिसाब से उसकी मात्रा डिसाइड की होनी चाहिए। 2 चम्मच चाहिए, आधा कप चाहिए कि आधा ग्लास चाहिए। तो जिसको जो सूट करता है इस हिसाब से आपको पीना है। तो शुरुआत तो मैं बोलूंगी 1 चम्मच से करो, फिर आप उसको 2 में बढ़ाओ, फिर 3 में बढ़ाओ। तो ऐसे आप बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू, मतलब दाना मेथी का पानी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्री डायबिटिक अगर है तो ये शुरू कर दिया ना, और जब भी जमता है करेली की सब्जी खा लो। करेली में कभी भी बहुत नमक में भिगा के खाते हैं, ऐसे नहीं करना है। उससे ना उसका एक तो क्वालिटी भी खराब हो जाती है, और एक्सेस नमक का इंटेक हो जाता है बॉडी में, वो भी इम्पोर्टेंट है, नहीं होना चाहिए। तो हमें ये नमक में भिगो के भी नहीं खाना, ही ध्यान में रखना है। बट करेला खाओ, इट्स वेरी गुड। नहीं सब्जी खा पा रहे हो, 1 चम्मच जूस पी लो, वो भी अच्छा है।
सबसे इम्पोर्टेंट डायबिटीज वालों ने ना भूखा नहीं रहना चाहिए। अच्छा वो जैसे कुछ खाना है वो बिस्किट रखते हैं साथ में। अच्छा ऐसे क्यों बिस्किट ना, बिस्किट इज अ फूड जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब खाना है। हाँ। इट इज अ इमरजेंसी फूड, इट इज नॉट द फूड कि जो आप कभी भी खा सकते हो। लोग चाय के साथ बिस्किट खाना शुरू कर देते हैं, डायबिटीज होगा, पित्त विकृत होगा, वात के डिसीज आएंगे, मतलब एक भी चीज छूटेगी नहीं अगर आप कर रहे हो ये। तो चाय और बिस्किट कॉम्बिनेशन नहीं है, इसको नहीं खाना है। डायबिटीज है तो बिल्कुल ही नहीं खाना है। दो खाने के बीच में ज्यादा गैप नहीं रखना है डायबिटीज वालों को। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आधा घंटा वॉकिंग कर लो। वॉकिंग बहुत सुंदर रिजल्ट्स है। मूवमेंट्स जैसे आपके सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, हाँ मतलब आपके सॉफ्ट ऑर्गन्स के मूवमेंट्स बढ़ेंगे ना, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अच्छा थायराइड, थायराइड के लिए तो 10 मिनट बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। 10 मिनट सूरज, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग का 6 बजे का, अभी के टाइम अगर हम लोग काउंट करते हैं तो मॉर्निंग 6 बजे का सूरज ले लो प्लीज। अगर आपके पास घी है तो थोड़ा सा ऊपर से लगा लो और इसको थोड़ा सूरज की रोशनी दो। घी लगा के सूरज घी के लगा के सूरज की रोशनी दो, बहुत अच्छा है थायराइड के लिए। उसके साथ ही कांचनार गुग्गुड़ हर इंसान यूज कर सकता है। कांचनार गुग्गुड़ एक मेडिसिन होती है जो आपकी थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने में मदद करती है। बाहर का पूरा फूड बंद कर दीजिए। चाइनीज फूड इज नॉट फॉर अस, इंडियन फूड इज फॉर अस। तो वो बोला गया ना, आप बोलते देश, देश बोला गया है आयुर्वेद में। देश मतलब क्या, हम लोग भारत समझते हैं, तो देश मतलब जगह, जगह कि जहाँ आप रहते हैं उसका लोकल फूड लीजिए। मैं दिल्ली आई हूँ, आप जो खिलाओगे शायद मुझको ऐसा पसंद नहीं आएगा, या फिर मैं खाने के बाद मुझको कुछ तो भी गड़बड़ हो सकती है। आप नागपुर में आए, मैंने आपको वहां का फूड खिला दिया तो शायद आपको सूट नहीं होगा। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि देश के अकॉर्डिंग आपकी चिकित्सा चलती है, देश के अकॉर्डिंग आपका खाना चलता है, देश के अकॉर्डिंग आपको डिसीजेस होते हैं। बिल्कुल। तो हमें ना जहाँ पे रह रहे हैं, कोई भी एरिया, हर 40 किलोमीटर पे ये चेंज होता है। जो एरिया में रह रहे हैं ना, उसी का आपने फूड कंज्यूम करना चाहिए। मैं ये कॉमनली बोल ही नहीं सकती चावल बंद कर दो, मैं कॉमनली बोल ही नहीं सकती कि गेहूं बंद कर दो। आप पूछोगे जवार अच्छा कि गेहूं, तो मैं बोलूंगी ऑफकोर्स जवार अच्छा। लेकिन फिर से इसमें क्या होगा कि जवार कब खाना है। नाउ दिस इज द टाइम यू कैन हैव जवार। जवार जवार ठंडा होता है। मैं सबको बताना चाहूंगी कि ठंडी में ना जवार खाना थोड़ा अवॉइड करना है। अब जवार के साथ थोड़ा बाजरा मिक्स कर लो, देन यू कैन हैव, या फिर डायरेक्टली बाजरा खाओ। आजकल मिलेट्स बहुत चल रहे हैं, इट इज गुड फॉर हेल्थ। मिलेट्स विंटर्स में खाओ और ज्वार आप समर्स में खाओ। ये बहुत अच्छी चीज है। जो आज जवार खाना है तो खा ही रहे, बट कब क्या किसके साथ वो भूल गए। पीसीओडी, आजकल सब लोग पीसीओडी से हैं, इनफर्टिलिटी है। हाँ। तो आप कुछ राय दीजिए, मतलब यंग जनरेशन को, जिनको भी पीसीओडी है या फिर जो अभी प्यूबर्टी एज में आ रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो, मेल को भी टेस्टोस्टेरोन के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्पर्म काउंट बहुत लो हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी उसी के कारण कॉज हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर आपका बच्चा, मतलब अगर माँ हो, आपका बच्चा 12 या 13 साल का हो रहा है, फीमेल हो या मेल हो, आपने ये केयर लेनी है उनके हार्मोन सेटल है कि नहीं। उनको शिरोधारा बचपन से ही ये सब चीजों की उनको आदत लगा लो। मोबाइल की आदत लगाने से अच्छा ना शिरोधारा की आदत लगाना कभी भी बेटर है। वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और आपके हार्मोन सेटल करता है। तो आपके बच्चों को भी एक्सेस वेट गेन, जिसको ओवरवेट, ओवर ईटिंग, ये सब हैबिट से वो छूट जाएगा। अर्ली मॉर्निंग उठने लगेगा, क्योंकि उसको ये पता चलेगा कि शरीर के लिए क्या अच्छा है। अगर प्यूबर्टी एज से आप बच्चों की केयर करने लगे तो उनको ना पीसीओडी होगा और ना ही कोई टेस्टोस्टेरोन में प्रॉब्लम, ना इनफर्टिलिटी होगी, ना इनफर्टिलिटी आगे में होगी, क्योंकि बहुत बढ़ रहा है। तो नॉर्मली ये शिरोधारा क्या है? शिरोधारा नाड़ी के हिसाब से फिर से होता है, ये 4 प्रकार की होती है। एक तो ऑयल की होगा, क्वाथ की होगी, तक्र की होगी, तक्र मतलब छाछ होता है, या फिर क्षीर की होगी। तो क्षीर मतलब दूध होता है। नाड़ी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को कौन सी दी जाएगी। लेकिन प्यूबर्टी के पेशेंट्स को हम लोग क्वाथ या दुग्ध की देते हैं। तो इसमें क्या कैसे देते हैं? ये सर के ऊपर से कंटिन्यू 45 मिनट्स तक चलता रहता है। अच्छा, धार चलती रहती है कंटिन्यूएशन में। अच्छा। बहुत छोटा बच्चा है, मतलब 10 साल से है, लेकिन हमें देना है उनको। तो हम लोग क्या करते हैं कि 25 मिनट देंगे, फिर 30 मिनट करेंगे, फिर 35 मिनट करेंगे, फिर उल्टा करेंगे। तो साल में कितनी बार? नहीं,
कंटिन्यू 7 days, साल में एक बार भी दे दो ना, इनफ है, बच्चों के लिए इनफ है। Enough. बीमारी होती है तो क्या होता है, पंचकर्मी ट्रीटमेंट 7 दिन 14 दिन या 21 दिन, डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशन, उसके बाद भी 3 महीना हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, 7-7 दिन का, जब कोई डिसीज है। लेकिन आप स्वस्थ हो ना, तो साल में एक बार 7 दिन 14 दिन जितने भी आपके पास टाइम है उतना हेल्थ के लिए दे दीजिए। शिरोधारा लीजिए, इससे मोटापा भी कम हो जाता है। हाँ, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वो हार्मोन एक्टिव करता है ना। अगर नेचुरली आपके हार्मोन आपके कंट्रोल में आ गए ना, तो आप आपको मेरी जरूरत नहीं है। आजकल वैसे तो देखो अंदर की खुशी होती है तो चेहरे पे चमकती है। हाँ, पर आजकल अंदर तो लोगों के मतलब वैसे खुशी गुम होती जा रही है, तो पर चेहरा तो चमकाना ही है। हाँ। तो ग्लोइंग स्किन कैसे? हाँ, ग्लोइंग स्किन के लिए ना सबसे 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 सुंदर चीज है वो है योगा। इंटरनली बहुत अच्छे से ग्लो हो जाएगा। अब बोल रहे ये सनस्क्रीन लगाओ, वो सनस्क्रीन लगाओ, वो सनस्क्रीन लगाओ, आप केमिकल जितना थोकोगे ना उतनी आपकी स्किन खराब होगी। 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए लगा लिया, फेस वॉश कर लिया, फ्री हो गए, बातें लगे। लेकिन जितने कम कॉस्मेटिक यूज हो जाए उतना आप कम कॉस्मेटिक यूज कीजिएगा। ब्यूटी इज फ्रॉम द विद इन, इट इज नॉट फ्रॉम द स्किन कलर और हाउ यू आर लुकिंग, राइट। तो क्या चीज मतलब ऐसे ली जाए मॉर्निंग में, जैसे रिचुअल्स हो जाए कि लड़कियां ये ले ले मॉर्निंग में, तो हाँ मतलब कि भाई अंदर थोड़ा सा। सबसे पहला कि मॉर्निंग में तो उठना चाहिए। हाँ, स्किन ग्लो ऐसे शुरू हो जाएगी। उठने के बाद ना वो ठंडा पानी पहले शरीर पे, मतलब फेस पे मारना है स्पार्कल करे अच्छे से। ये ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे लगा लिया और पढ़ाई के लिए बैठ गए तो कुछ नहीं होने वाला। तो आपको अच्छे से स्पार्कल करना है, अच्छे से। आपका फेस गीला हो गया तो आपको टैप करो, आप रब करके पोंछते हो जब भी फेस, कोई भी जनरली तो मतलब नॉर्मली ऐसा टैपिंग कर लो, हाँ, है ना। ठीक है। तो पानी को पीने दो। जितनी बार आप दिन भर में फेस को पानी से धो सकते हो धो लो, अच्छा। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बाहर से घर पे आ रहे हो तो एक बार आप आपका फेस वॉश या सोप जो भी है वो लगाइए। हम भी बहुत अच्छा कॉस्मेटिक बनाते हैं, इट्स ऑर्गेनिक और विदाउट एनी साइड इफेक्ट, मतलब उसमें कोई केमिकल ही नहीं है। इट्स ऑल यूएसजी अप्रूव्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे प्रोडक्ट जाते हैं। तो आपने वो जो, मतलब वो हमने बनाए हमारे पेशेंट्स के लिए कि आप हेल्दी रहो। उसके बाद पानी का इंटेक बहुत रखना है आपने पीने में, है ना। ऐसे बोलते हैं लोग कि एक लीटर पानी शुरू कर दो सुबह उठ के पीना, ऐसा बिल्कुल मत करो। जितनी प्यास है उतनी पीना है, मतलब थ्रू आउट द डे जितनी प्यास है पर पानी पानी पीते पियो। ऐसा है कि प्यास लगे तो टालो मत, पानी पियो। पी लो। ऐसा नहीं कि उठते बराबर एक गड़वा पी लिया तो बहुत अच्छा हो गया, तो ऐसे नहीं सोचना है हमें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कुकुम्बर, बहुत सुंदर काम करता है खीरा। हाँ, खीरा स्किन के लिए। तो आप खीरे का रस और पोटैटो का जूस, अच्छा। ये दोनों मिक्स कीजिए और जस्ट स्किन पे अप्लाई कीजिए। ये नेचुरल टोनर हो जाएगा और टैनिंग भी हट जाएगी। टैनिंग तो पूरी तरीके से हट जाएगी, उसके साथ एक स्ट्रेंथ देगा स्किन को। अच्छा, मतलब आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं पता चलेगा। ही नहीं चलेगा। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें अगर ये भी हम लोगों ने घर पे स्टार्ट कर दी ना, हमें कुछ नहीं होने वाला। रादर कि अगर आपको अभी ना मेलाज्मा बहुत आ रहा है तो हम उसको, मेलाज्मा मतलब एक बटरफ्लाई ऐसे ब्लैक स्पॉट आ जाता है, बारीक बारीक दाने आते हैं, हाँ, आ जाते हैं ये। तो वो भी बहुत चल रहे हैं। लेकिन एक जायफल है, जायफल, हाँ जायफल जिसको नटमक बोलते हैं, हाँ, तो उसको अगर हमने थोड़ा सा रब कर दिया और उसका पेस्ट बना के अगर हल्का हल्का अप्लाई किया, बहुत नहीं करना है, मैं इसीलिए बताना थोड़ा सा दिक्कत आता है, मैं बोल दूं और बहुत ज्यादा अप्लाई कर, लोग सब हाँ वो चालू हो जाएंगे वो। मात्रा में करो तो बहुत सुंदर रिजल्ट आते हैं। तो जायफल को आप थोड़ा सा रब कर दो, उसका जो पेस्ट है वो आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का यहाँ पे लगाइए, तो आपकी जो बटरफ्लाई है या फिर मेलाज्मा है ना, वो पूरी तरीके से नेचुरली कम होगा, कम हो जाएगा। सडन नहीं होगा, बट आपको 10 दिन में रिजल्ट दिखेंगे। इतना फास्ट तो केमिकल भी रिएक्ट नहीं करता। आजकल हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है और मतलब गंजापन, तो इसका क्या है इलाज है? गंजापन पहले तो मैं बोलूंगी रीजन ढूंढो, हाँ, है ना। अगर थायराइड है तो हमें थायराइड के ऊपर पहले काम करना पड़ेगा। आयुर्वेद में तक्रधारा बोली गई है, बहुत सुंदर रिजल्ट है। नॉर्मली बेसिकली तो मैंने जो देखा है तनाव या स्ट्रेस, ये बहुत ज्यादा रीजन है। क्या है ना मैम कि कोई भी आप रिट्रीट सेंटर देखिए, हाँ, सबसे पहला फोकस ना उठते बराबर उनका योगा में रहता है, मेडिटेशन में रहता है। उससे ना आपका तनाव पूरा डाउन हो जाता है। सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक आपका तनाव कंट्रोल कर सकती है। आप ब्रीथ करो, बस बैठे बैठे 5 मिनट बहुत बोलूंगी मैं, 1.5 मिनट ब्रीथ करो, आप कहाँ से कौन से लेवल तक पहुंच जाओगे। अगर आपने मुझको फोन पे गुस्से में कुछ सुना दिया, अज्यूम करो, और मुझको यहाँ पे गुस्सा आ गया, तो व्हाट आई डू जनरली, सब लोग क्या करते हैं, एक डीप ब्रीथ करते हैं, खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। किसी को स्टेज पे भाषण देना है तो वो क्या करता है,
पहले वो काम हो जाता है, फिर वो चालू काम सिर्फ सांस के कारण होता है। है। आपके पास इतना बड़ा हथियार है आपकी सांस, उसको यूज करो, पॉइंट टू पॉइंट यूज करो, हम उसी को यूज नहीं करते, बिल्कुल है ना। तो हर जगह उसका यूज करो, आप नेचुरली करते ही हो उसको, और ध्यान Enhance से कर रख दो। के, हाँ, एनहांस कर और इनहांस कर दो, यू कैन फील द चेंज इन योर लाइफ, है ना। तो स्ट्रेस लेवल आप उससे मैनेज कर सकते हो। आपको डॉक्टर के पास अगर नहीं जाना है तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रात को अगर टाइम से सो गए, डाइजेशन अच्छा हो गया ना, तो मैं आपका स्ट्रेस लेवल नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल ये दूसरी इंपॉर्टेंट। हेयर फॉल के लिए हमें क्या करना है, आंवले का पाउडर लेना है, बहुत सिंपल सिंपल है। आंवला पाउडर हम लोग बहुत हेयर स्पा बाहर जाके करते हैं, आप घर पे हेयर स्पा करो। हेयर स्पा में आपका आंवले का पाउडर रखो। मेहंदी पता है आपको, जो कलर करती है, हाँ मेहंदी अगर आप उसको 2 घंटा रखोगे तो वो कलर करती है, अगर आप उसको आधे घंटे में निकाल दोगे तो वो कलर नहीं करेगी। अगर आप मेरे हेयर को सपोज कलर की जरूरत नहीं है, हाँ बट मुझको कंडीशनिंग चाहिए, तो अगर मेरे पास वाइट मेरे कोई बाल हो चुके हैं, अगर मैं मेहंदी लगा लूंगी तो वो लाल होंगे, बट मुझको लाल नहीं चाहिए, तो आई जस्ट अप्लाई मेहंदी फॉर हाफ एन आवर, आई वॉश इट। ओके बट उसके साथ ना 2-3 चीजें ऐड कर देनी है। अगर आपको डैंड्रफ है तो सूंठ का पाउडर ऐड करो। सौंठ का हाँ, सौंठ का पाउडर। अगर आपको खुजली बहुत होती है बालों में, या स्वेटिंग बहुत होती है, तो आपने नीम, कड़ू नीम के पत्ते हैं, उसका चूर्ण मिलता है, अच्छा। वो 1 चम्मच ऐड कर दो। आप मतलब आंवला नीम पाउडर नीम पाउडर, नीम के पत्तों का पाउडर, अच्छा हाँ, वो आपको ऐड करना है। उसका पेस्ट बना के आधा घंटा तक बालों को लगाओ, फिर धो लो। अगर आपके बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं तो उसको, उसके अंदर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हो। बहुत सुंदर लेपन क्रिया है, इसको लेपन क्रिया बोला गया है आयुर्वेद में। नाड़ी के हिसाब से और कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, बट ये चीजें हैं कि जो आपको कभी हार्म नहीं बेसिकली मतलब ये बालों के लिए बहुत अच्छी बहुत अच्छी है। हेयर फॉल भी रोकेगी। जटामासी भी आता है, एक भृंगराज भी आता है, हाँ भृंगराज 1-1 चम्मच ये सब ऐड कर दो। हाँ खुजली होगा तो आपको ज्यादा वो ऐड कर देना है सूंठा, नहीं तो मत करो। हाँ सॉल्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर लेकिन डैंड्रफ है, बहुत खुजली है, तो आप सॉल्ट का पाउडर ऐड कर सकते हो। आधा घंटा रखो, वॉश इट। नॉर्मली कहते हैं सॉल्ट डालने से वाइट हेयर आ जाते हैं, तो नॉर्मली अवॉइड करते हैं लोग बाल सॉल्ट। नहीं नहीं नहीं, सॉल्ट से वाइट हेयर तो अब तो वैसे ही आ रहे, कौन सॉल्ट खा रहा है आज के जमाने में। मतलब सही में बात बोलूं तो सॉल्ट का यूज ही कम हो रहा है। सौंठ मतलब सौंठ बोल रहे हैं ना आप? हाँ। सौंठ का हाँ, सॉल्ट मतलब क्या होता है, जो अदरक होता है ना, वो पिसा हुआ सूखा पाउडर सूखा पाउडर, करेक्ट है ना। मतलब आपके दर्शक भी कंफ्यूज ना हो, तो इट इज अ सॉल्ट। मैं भी कंफ्यूज हो गई, मैंने सोचा सॉल्ट नहीं, सॉल्ट नहीं, सौंठ मतलब जिंजर का सूखा पाउडर। जिंजर का सूखा पाउडर, वो आपको लेना है, तो वो 1 चम्मच डालना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ साधारण सवाल करती हूँ मैं आपसे कि जैसे आयुर्वेदिक में बोला जाता है कि ना सफेद कद्दू का जूस या लौकी का जूस सवेरे पिया जाए, तो क्या कितना सही है? बहुत अच्छा है, आपके डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, आपको आयरन वो नेचुरल देगा, इट इज ऑलवेज गुड, प्लीज हैव इट। लेकिन फिर से मैं बोलूंगी कितना और कौन सी नाड़ी ने पीना चाहिए, सम मात्रा में, मतलब नॉर्मल अमाउंट में। अगर सब लोग पिए ना तो फर्क नहीं पड़ रहा है। किसी नाड़ी को, कफज नाड़ी को वो थोड़ा ज्यादा पीने की जरूरत पड़ेगी, पित्तज नाड़ी को थोड़ा कम पीने की जरूरत पड़ेगी, शायद बात को पड़े ना पड़े उनके वो नाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। तो इट्स गुड, दे मस्ट हैव इट, और अच्छा ही है। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए मैम, सही में नहीं पीना चाहिए। खड़े होके बहुत सारी चीजें करते हैं ना, मोबाइल खड़े होके देखते हैं, तो आराम से बैठो। पानी और खाना ये ऐसी चीजें जिसके लिए ये सब चक्कर चल रहे हैं ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और हम लोग एसी के कारण जिंदा रह रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग खाने के कारण जिंदा रह रहे हैं। तो हमें खाने के लिए नहीं जीना है, हमें जीने के लिए खाना, ये समझना चाहिए सबसे पहले तो, है ना। तो पानी पीना है तो प्लीज बैठ के पीजिए। खड़े होके डायरेक्टली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो जिस जहाँ जहाँ पानी चाहिए वहां पे मिलेगा नहीं। मैं बोलती हूँ हमेशा कि डाइजेशन आपके मुंह से स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा पानी मुंह में रहने दो, 2 सेकंड उधर रहने दो, हल्का सा नीचे जाने दो। पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है, हर जगह पे डाइजेस्ट होगी चीजें। खड़े होके पियोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना फास्ट रहेगा कि वो तुरंत नीचे खींच लेगा, है ना। बिल्कुल। तो मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बैठ के क्यों पीना है। पहले के जमाने में ऐसा कहा जाता था, जो दादा दादी है जो बिल्कुल भी डेथ पे आ चुके हैं, बहुत ओल्ड एज हो चुके हैं, तो बोलते थे उनको ना वो बेड से उठा के नीचे डाल दो। बोलते थे ना, अभी भी बहुत जगह पे होता है ये।
तो वो क्यों बोलते थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, मतलब एज कम्पेयर टू, क्योंकि अभी उनकी बॉडी तो अभी कम ही वेट की हो गई है ना, और अभी अगर उनको जान छोड़नी है तो वो जमीन पे छोड़े। टच जो पृथ्वी का होगा, अर्थ एलिमेंट का होगा, तो उनके प्राण जाने में उनको सहायता शांति मिलेगी, मतलब शांति से हो जाएंगे। हाँ, शांति से जाएंगे। इसलिए अगर पता चला कि जाने वाले तो उनको नीचे डाल देते थे, तो इसीलिए ना बैठ के पानी। अच्छा, मतलब जैसे ये सफेद चीनी बिल्कुल वो मना करते हैं, नहीं, पर मतलब कुछ तो लेना चाहिए। नहीं ना, क्यों लेना चाहिए, मतलब नेचुरल स्वीट्स आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड। अच्छा, है ना। अब आपके पास सफेद चीनी के फॉर्म में आपके पास सफेद चावल है, यू कैन हैव इट। अब मैं वही बोला कि नहीं, चावल सबको मना नहीं कर सकते, डिपेंड अपन नारी। चावल अच्छी चीज है, अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज है चावल खाना। उसका जो वो तो मेडिसिन करके भी यूश मंडप या विलेपी ऐसे फॉर्म में हम लोग चावल का पानी और सेब भरा हुआ चीज हर चीज देते हैं। तो चावल बहुत अच्छी चीज है, कौन से फॉर्म में खा रहे हो इम्पोर्टेंट है। चीनी स्ट्रिक्टली बंद कर देनी चाहिए। बंद। अभी आइसक्रीम बहुत खाएंगे बच्चे, बच्चों से। अभी क्या हमारी जनरेशन मतलब बच्चे हैं, अगर अभी बच्चे ठीक रहेंगे तो आगे की जनरेशन अच्छी रहेगी। तो मतलब बच्चों को बिल्कुल मना कर दें कि नहीं, चीनी बिल्कुल नहीं खाओ अभी से, तो मतलब कैसे? खाना ही नहीं चाहिए चीनी खाने की चीज ही नहीं है। अच्छा, हाँ, आपको बहुत ही स्वीट चाहिए तो एक हाथ बार आप गुड़ का यूज कर लो। अच्छा, शहद का यूज कर लो। नेचुरल स्वीट्स तो है ही, आपको स्वीट खाना ही है तो आप बनाना यूज कर लो। दूध आजकल आयुर्वेदिक में मना कर रहे हैं। एक्चुअली ना, दूध, गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ माना गया है, गाय का घी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूध आयुर्वेद में कभी मना नहीं किया है, लेकिन अभी दूध नहीं मिल रहा है, इसीलिए दूध पीने को मना करते हैं। प्रॉपर दूध दूध ही नहीं मिल रहा है, हमें सब पाउडर की चीजें आ गई हैं, तो इसीलिए दूध मत पियो। है ना। जैसे बच्चा जब छोटा है, अगर मम्मी को दूध नहीं आ रहा है तो आजकल वो भी आ गया है, पाउडर मिला के दूध बना के दे दो। बच्चा इतना जल्दी फूल जाता है, उससे मोटे मोटे हो जाता है। अच्छे लगते हैं मम्मी सबको कि यार, लेकिन वो हेल्दी नहीं बन रहे, वो मजबूर है। अगर वही मम्मी का दूध बनते तो उनकी हड्डियां बनती। मतलब अगर भी फैट बन रहा है। आपका कहने का मतलब है अगर गाय का दूध नहीं मिले तो आप मत लीजिए। हाँ, मत लीजिए, बेटर है मत लीजिए। वो पैकेट का दूध का तो मैं भी गारंटी नहीं ले सकती, कोई भी नहीं ले सकता। अगर गाय का दूध मिले तो प्लीज ले लीजिए, कहीं पे भी मिल रहा है तो प्लीज हैव इट। पैकेट्स अवॉइड कीजिए। पॉल्यूशन बहुत है दिल्ली में, तो बहुत ज्यादा है पॉल्यूशन। तो जब पॉल्यूशन का टाइम होता है तो क्या कोई काढ़ा ऐसा होता है कि वो ले बना के पी ले, मतलब मॉर्निंग में, ताकि हाँ, क्योंकि रहना तो दिल्ली में ही है। पॉल्यूशन का जो इफेक्ट है वो आपके लंग्स पे आएगा, बिल्कुल आपके ब्रेन पे आएगा, क्योंकि आप इनहेल कर रहे हो इम्प्योर एयर। तो हमें लंग्स के लिए काम करना इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे कोई काढ़े एज सच अवेलेबल नहीं है मार्केट में कि ये पी लो तो आपका चला जाएगा। बट आयुर्वेद में अगर मैं बोलूँ, अगर मैं एज अ रेसिपी क्योर एक मैं बनाती हूँ और मैं देना शुरू कर दूँ, तो आपके पीने की ताकत चाहिए। है ना। मैं तो एक डिटॉक्स काढ़े के लिए हमेशा बोलती हूँ, जिसका भी गट हेल्थ अच्छी होंगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, वो डिटॉक्स ड्रिंक तो सब कोई पी सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इन्फेक्शन की बात करें कि नहीं होना चाहिए, तो वो थोड़ा कड़वा रहता है। वो पीने की अगर कैपेसिटी हो तो रेस्पिक्योर हमारे पास एक है, बहुत सुंदर रिजल्ट आते हैं। ये आयुर्वेदिक का ही कॉम्बिनेशन है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप आपके लंग्स की हेल्थ कैसी अच्छी करें। तो क्या है वो काढ़ा, थोड़ा सा रेसिपी बता दीजिए। हाँ, उसमें क्या है, रेसिपी प्लीज आप घर पे ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि आप मात्रा बराबर नहीं लेते तो उसमें एसिड बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तुलसी चिरायता करके होता है एक पाउडर। हाँ, चिरायता, डंडियां सी आती हैं। हाँ, चिरायता, तो तुलसी का पाउडर, पत्ते का पाउडर, चिरायता आपको लेना है। उसके साथ में पिंपली आती है, वो लंबी सी काली सी होती है। पीपरा मोल भी कहते हैं उसको। हाँ, पिपरी, मतलब पिपरी बोलते हैं। हाँ, पिपरी। मीरे पता है आपको? मीरे मतलब ब्लैक पेपर, काली मिर्ची। हाँ, तो उसका फाइन पाउडर ये सबका आपको बनाना है, और सिर्फ इतना सा। अच्छा, एक चम्मच मीरे, एक चम्मच नहीं लेना है। मीरे विल बी द 25%। हाँ, मीरे मतलब जो ब्लैक पेपर बोल रही हो, हाँ, वो 25%, पिपली भी 25%, बाकी सब 1-1 रुपया, है ना, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है। तो उसको आपको एकदम फाइन पाउडर बनाना है, इतना सा लेना है। अच्छा, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना सा लेके
शहद या गर्म पानी, शहद के या गर्म पानी के साथ भी ले सकते हो, इतना सा लेना है। मतलब मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में ले लो, रात को सोते समय ले लो, कभी भी ले लो। आपके लंग्स की भी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। जिनको दमा है, अस्थमा है, वो भी इसका यूज कर सकते हैं, लंग्स बहुत अच्छे हो गए। पर आपने इसमें है ना हल्दी का कई जगह भी जिक्र नहीं किया है, तो क्या कारण है? क्योंकि लोग बाग कोविड में तो इतनी हल्दी ले लेके क्या है, हल्दी बहुत उष्ण रहती है। हाँ। हम अगर इतनी सब्जी बना रहे हैं ना, उस पे इतनी सी हल्दी डालते हैं। हाँ। अगर मैं पेशेंट को इतनी सी हल्दी लेने को बोल दूं ना, हाँ। तो दिन में 4 बार इतनी इतनी हल्दी ले लेंगे। हाँ। और वो खाने में तो जा ही रही है, इसलिए मैं हल्दी का जिक्र ही नहीं करना चाहती। क्योंकि हल्दी का अगर आपको पानी पीना है, हल्दी इज वेरी गुड फॉर द कैंसर पेशेंट। हल्दी इज वेरी गुड फॉर एनी पेशेंट हु वांट्स टू इंक्रीज देयर इम्यूनिटी, है ना। कर्क्यूमिन अब तो मतलब बहुत ही वो क्या बोलते हैं अभी इसमें चल रहा है, उसका फॉन्ड आ रहा है ना, आई एम फॉन्ड ऑफ कर्क्यूमिन, ऐसा। तो बस आपको इतनी सी हल्दी लेना है, अगर आप हल्दी पीना खाना चाहते हो तो, लेकिन उसको अकेले ही लेना है। अच्छा, अकेले गर्म पानी के साथ? गर्म पानी के साथ। हल्दी के साथ जाएगा तो गुड़ जाएगा। अगर आपको सर्दी है, बहुत कफ रहता है हमेशा, तो हल्दी और गुड़ का जो मिश्रण है वो आप ले सकते हो, लेकिन उतना सा जाना चाहिए, ये ध्यान में रखना है, बहुत कम। इतना सा ले लो और गर्म पानी पी लो। गर्म पानी पी लो या गर्म पानी में डाल लो, पानी पी लो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। बट हल्दी आधा चम्मच ये काउंटिंग में ही नहीं आती। एक मैं आखिरी सवाल करूंगी। नॉर्मली जैसे बोलते हैं कि गले में कुछ पहना हुआ हो तभी आप पानी पिए, तो क्या कारण है? कैसे दादी और नानी बोला करते थे कि ना गले में कुछ पहनना चाहिए, उसके बाद ही आप पानी पियो, खाली गला कभी पानी नहीं पीना चाहिए। तो क्या रीजन है इसका साइंटिफिक? कोई आयुर्वेदिक रीजन भी है? नहीं है। मतलब हर चीज में आयुर्वेद का रीजन है। अगर आप पूछना चाहो तो ये सब शास्त्रों में लिखा पड़ा है। तो क्या है, अगर मैं कुछ भी धारण कर रही हूँ तो ये मसल्स उसको होल्ड करके है। अच्छा, है ना। मैं पानी पी रही हूँ तो हर चीज धीरे धीरे अंदर जा रही है। अगर यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं है, जैसे आपने एक बिंदी बोली, एक बिंदी आपका पूरा गेस्चर चेंज कर देती है ना। हाँ। तो ये अपने मसल्स को होल्ड करती है साइंटिफिकली। अगर गले में आपके कोई भी माला रहे, कोई भी तुलसी की माला उन्होंने बोली, कम से कम वो तो भी डालो। हाँ। ना? तो अगर तुलसी की माला भी रहती है तो भी वो मसल्स उसको होल्ड करे रहती है। तो आप पानी पीते हो तो श्वास नलिका में पानी नहीं जाता, ठसका नहीं लगता। बहुत बार सिर्फ पानी के ठसके से लोगों की जान गई है। कितनी बार गई है, अटक गया हो। आप खाना खा रहे हो तो भी वो मसल्स होल्ड करके अटकती नहीं है, प्रॉपर डाइजेशन होता है, धीरे धीरे चीजें जाती है, क्योंकि मसल का स्ट्रेंथ पकड़ा हुआ है। आप कोई भी देखो, अगर आप गाड़ी में बैठे हो, कार में बैठे हो और आपने यहाँ पे पर्स अटकाई हुई है, तो ये मसल ना कंटिन्यू उसको पकड़ के रहेगी, है ना। मतलब आप तो पता ही नहीं आपको, बस वो पकड़ के। आप फोन को हाथ में पकड़ो, आपका ये पूरा हाथ दुख जाएगा। कितना पकड़े रहते हैं? 200 ग्राम। 2 मिनट भी पकड़ लो ना तो पता चलेगा, अरे हाँ तो बिल्कुल। मैं बैंगल्स पहनी हूँ, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ। मैं तो हमेशा रखती हूँ कुछ ना कुछ हाथ में, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके नाड़ी को एक्टिव करती है। सोना चांदी ये हाथ में पैर में पहनने को बोला है। सोना पैर में मना करते हैं, उसका भी साइंटिफिक रीजन होता है, लेकिन ये आपकी नाड़ी को भी एक्टिव करती है ना। तो सोना ये ठंडा होता है, एक मात्रा में वो ठंडा ही होता है, ज्यादा लो तो वो गर्म। तो नॉर्मली मैंने जैसे ये चांदी की पहन रखी है तो पित्त को कंट्रोल करती है, बहुत अच्छा है। आगे ना वास्तु आ गया इसके अंदर, एस्ट्रोलॉजर देते हैं चांदी की अंगूठी। तो आयुर्वेद में भी सोना चांदी रौप्य भस्म, मतलब चांदी होती है हमारे इसमें, तो इसका बहुत ज्यादा तो मतलब ये कंट्रोल्ड, मतलब ये होता है तो हर चीज कंट्रोल रहती है। आपके जो मूवमेंट्स है, सॉल्विंग वाली मूवमेंट्स है, वो कंट्रोल में रहते हैं। मसल में स्ट्रेंथ रहती है। कोई भी जो यहाँ पे 7 ओपनिंग्स बताए गए हैं, आँख का भी है, कान का भी है, नाक का भी है, तो वो कोई मिक्स नहीं होते, प्रॉपर अंदर नीचे ही जाता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कोमल जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और मैं तो दर्शकों को ये कहूँगी कि आप भी डॉक्टर कोमल कासीकर जी से अगर कोई प्रॉब्लम है, होने का इंतज़ार नहीं कीजिए, पहले ही जाके इनसे कंसल्टेशन लीजिए। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देती हैं और मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप इनको मिला सकते हैं। और कोई भी आयुर्वेदिक का आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं कोमल जी से पूछ के ज़रूर से आपको आंसर दूंगी। और आप अच्छी ज़िंदगी जिए और एक बहुत स्वस्थ ज़िंदगी जिए, आयुर्वेदिक का प्रयोग करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।